दोस्तों अक्सर ये सुनने में आता है कि हमने आईपीओ में अप्लाई करा और हमें आईपीओ अलॉट ही नहीं हुआ। हमें तो 5 साल हो गए आईपीओ में अप्लाई करते करते, पर हमारी फूटी किस्मत, हमें आज तक कोई भी आईपीओ अलॉट नहीं हुआ। और कभी गलती से अगर आईपीओ हमें अलॉट हो भी गया तो जब वो लिस्ट होता है तो वो अपने इशू प्राइस से 20-30% नीचे पे लिस्ट होता है, तो वहां नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों यहां पे मैं आपको बता दूं कि आईपीओ में अलॉटमेंट की कुछ यूनिक टेक्निक्स होती हैं, कुछ गलतियां होती हैं जिसको हम अक्सर दोहराते हैं और जिसकी वजह से हमारे आईपीओ की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है या हमें आईपीओ अलॉट ही नहीं होता है। तो आज इस वीडियो में हम इसी बात पे डिस्कस करेंगे कि हमारे आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस कैसे ब्राइट हो सकते हैं। वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। इस वीडियो को सेव कर लेना, क्योंकि जब जब आप आईपीओ में अप्लाई करेंगे तो इस वीडियो में बताई हुई टेक्निक्स आपके काम आएंगी। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ आईपीओ, आईपीओ कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स कितने प्रकार के होते हैं जो आईपीओ में अप्लाई करते हैं, कॉमन मिस्टेक्स जो हमें नहीं करनी चाहिए आईपीओ में अप्लाई करते वक्त, और यूनिक टेक्निक्स क्या होती हैं जिससे हमारे आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस काफी ब्राइट हो जाते हैं। दोस्तों कोई भी कंपनी अपने फंड को रेज करने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए अक्सर मार्केट में आईपीओ लेकर आती है। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल प्राइस ऑफर। तो उन कंपनीज में कुछ कंपनीज बड़ी होती हैं, कुछ कंपनीज छोटी होती हैं, कुछ कंपनीज बहुत ही बड़ी होती हैं, पर इनका जो इनिशियल प्राइस ऑफर यानी कि जो आईपीओ होता है उनमें काफी डिफरेंस होता है। तो आइए आईपीओ के नजरिए से समझते हैं कि छोटी कंपनी और बड़ी कंपनी में क्या डिफरेंसेस हैं। आईपीओ के लिहाज से दोस्तों एक बड़ी कंपनी होती है, लार्ज साइज कंपनी जिसको बोलते हैं, और दूसरी होती है स्मॉल साइज कंपनी। लार्ज साइज कंपनीज और स्मॉल साइज कंपनीज के आईपीओ में डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस होता है गवर्नमेंट की रूलिंग का, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट का। तो आइए इन दोनों के डिफरेंसेस को चेक कर लेते हैं। लार्ज साइज कंपनी का आईपीओ का मतलब होता है कि ऐसी कंपनी जिसका की पेड अप कैपिटल मिनिमम 10 करोड़ रुपए का है पोस्ट इशू, और इनका जो आईपीओ होता है उसको बोलते हैं मेन बोर्ड आईपीओ। अब दूसरी और स्मॉल साइज कंपनीज वो होती हैं जिनका की मिनिमम 1 करोड़ से मैक्सिमम 25 करोड़ रुपए का पेड अप कैपिटल होता है, और इनके आईपीओ को हम बोलते हैं एसएमई आईपीओ यानी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज आईपीओ। अब दोस्तों आप क्या करते हो, चाहे आईपीओ एसएमई कंपनी का है, छोटी कंपनी का, चाहे बड़ी कंपनी का, लार्ज कंपनी का है यानी कि मेन बोर्ड आईपीओ आए, आपने तो सिर्फ देखा कि आईपीओ आया और उठा के उसमें अप्लाई कर दिया और फिर वो अलॉटमेंट नहीं होगा, तो आप दोष देंगे अपनी किस्मत पे। तो आज से सबसे पहले ये काम करना है कि कोई भी आईपीओ आता है तो उससे पहले आपको एक होमवर्क करना है। तो सबसे पहला होमवर्क जो आपको करना है उस आईपीओ में अप्लाई करने से पहले, उस कंपनी के फाइनेंशियल्स और उस कंपनी के फंडामेंटल्स को थोड़ा सा समय निकाल के चेक जरूर कर लें। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी के आईपीओ में ही आप अप्लाई करें। दूसरा जो होमवर्क आपको करना है कि आईपीओ के आने से पहले उसकी जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम को चेक कर लें, और वो जीएमपी जो है वो किसी भी आईपीओ की, चाहे वो एसएमई आईपीओ हो चाहे वो मेन बोर्ड आईपीओ हो, वो कम से कम 25 से 30% की होनी चाहिए, तभी उस आईपीओ में अप्लाई करें, नहीं तो आपके नुकसान के चांसेस हैं। तो ये थे 2 छोटे छोटे होमवर्क जो आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आपको करने हैं। तो आइए अब इन दोनों आईपीओ के क्या बेसिक डिफरेंस हैं इसको भी समझ लेते हैं। पर उससे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज JS खंडूजा। हर हफ्ते हम लेके आते हैं अपने YouTube चैनल निवेश बड़ी के माध्यम से आपके फाइनेंस और इंश्योरेंस से रिलेटेड ज्ञान भरी वीडियोस। दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो शुरू करते हैं। मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ में बेसिक क्या डिफरेंस है आइए उस पर नजर डालते हैं। तो पहला डिफरेंस है सेबी की रूलिंग्स। मेन बोर्ड आईपीओ में स्ट्रिंजेंट और कॉम्प्लेक्स गाइडलाइंस दी हैं सेबी ने, और एसएमई आईपीओ के लिए थोड़ी सी रिलैक्स्ड गाइडलाइंस हैं। लिस्टिंग एक्सचेंज मेन बोर्ड आईपीओ में बीएससी और एनएससी एक्सचेंज रहता है, और एसएमई आईपीओ में जो लिस्टिंग होती है वो या तो बीएससी में या एसएमई और एनएससी इमर्ज एक्सचेंज में लिस्टिंग होती है। पेड अप कैपिटल की बात करें अगर, तो मेन बोर्ड आईपीओ में कंपनी का पेड अप कैपिटल 10 करोड़ रुपए का मिनिमम होना चाहिए, और एसएमई आईपीओ की कंपनी का जो पेड अप कैपिटल है वो
मिनिमम 1 करोड़ से मैक्सिमम 25 करोड़ का होना चाहिए। नंबर ऑफ अलॉटीज, मेन बोर्ड आईपीओ में 1000 सब्सक्राइबर मिनिमम और एसएमई में मिनिमम 50 है। आईपीओ का टाइम फ्रेम जो सेबी उसको सैंक्शन करने में लगाती है वो मेन बोर्ड को 6 महीने का लगाती है और एसएमई आईपीओ को 3 से 4 महीने में। मिनिमम एप्लीकेशन साइज जो मेन बोर्ड आईपीओ की है वो लगभग 10 से 15 हजार रुपए की है और एसएमई आईपीओ में ये काफी हाई है, वो 1 लाख एंड अबव है। तो आपने देखा दोस्तों कि मेन बोर्ड और एसएमई आईपीओ के अंदर मेजरली एक जो फर्क है वो आपकी इन्वेस्टमेंट का है। मेन बोर्ड आईपीओ में अप्रॉक्सीमेट 15,000 रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट होती है और एसएमई आईपीओ के अंदर आपकी 1 से 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है। तो दोस्तों मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ के डिफरेंस को जानने के बाद आइए अब बारी है ये जानने की टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स। आईपीओ की नजर से अगर देखें तो यहां पर भी 2 तरीके के मेनली इन्वेस्टर्स होते हैं। एक होते हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स और दूसरे होते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। क्योंकि आप एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं तो आज हम चर्चा करेंगे सिर्फ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स पे। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स में भी दोस्तों 2 कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी होती है रिटेल कैटेगरी, दूसरी होती है एचएनआई कैटेगरी जिसको हम हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल भी बोलते हैं। रिटेल कैटेगरी के अंदर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आईपीओ में होती है वो 0 से 2 लाख रुपए की होती है और एचएनआई कैटेगरी के अंदर भी 2 फर्दर कैटेगरीज हैं, एक एस एचएनआई यानी कि स्मॉल एचएनआई और एक बिग एचएनआई। तो इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है दोस्तों वो स्मॉल एचएनआई में 2 लाख से 10 लाख रुपए की है और बिग एचएनआई के अंदर 10 लाख से ऊपर की। तो दोस्तों ये थे 2 डिफरेंट टाइप के इन्वेस्टर्स। आप किस कैटेगरी में आते हैं ये आपको डिसाइड करना है। अगर आप 2 लाख से कम इन्वेस्ट करते हैं तो आप रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी में आते हैं। अगर आप 2 लाख से 10 लाख के बीच में इन्वेस्ट करते हैं आईपीओ में तो आप आते हैं स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में। और अगर आप 10 लाख से ज्यादा किसी आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी कैटेगरी चेंज हो जाती है और आप कहलाते हैं बिग एचएनआई। तो इन डिफरेंसेस को जानने के बाद आइए उन टेक्निक्स पे और उन गलतियों पे बात करते हैं जो कि अक्सर लोग आईपीओ में अप्लाई करने से पहले करते हैं। सबसे पहले जो आपको चेक करना है वो चेक करना है आईपीओ का साइज। अक्सर दोस्तों आपने देखा होगा कि जब भी कोई आईपीओ लिस्ट होता है या जब भी किसी आईपीओ का अनाउंसमेंट होता है तो उसके अंदर उसकी डेट, उसकी अलॉटमेंट डेट, उसका लॉट साइज, उसके इशू प्राइस के साथ साथ उसके इशू का साइज भी मेंशन होता है। तो यहां जैसे आप एग्जांपल के तौर पे देखेंगे कि डीम रोल टेक कंपनी का जो इशू साइज है वो 29.26 करोड़ रुपीस का है। वेयर एज तीसरे नंबर पे जूनिपर होटल्स का जो इशू साइज है वो 1800 करोड़ रुपए का है। तो काफी डिफरेंस है। तो सबसे पहले आईपीओ में अप्लाई करने से पहले दोस्तों आपको आईपीओ का इशू साइज चेक करना है और इशू साइज आप देखेंगे कि अगर 1000 करोड़ से ऊपर का इशू साइज है तो आपके अलॉटमेंट के चांसेस 50% से ज्यादा हो जाते हैं। अगर उस आईपीओ का इशू साइज 500 से 1000 करोड़ के बीच में तो आपके चांसेस ऑफ अलॉटमेंट घट जाएंगे, 10 से 20% ही रह जाएंगे। और अगर वो बहुत छोटा आईपीओ है, 500 करोड़ से नीचे का आईपीओ है, तो आपके अलॉटमेंट के चांसेस दोस्तों सिर्फ 5% रह जाएंगे। तो दोस्तों अब बारी आती है पॉइंट्स टू रिमेंबर। किसी भी आईपीओ में, चाहे वो एसएमई आईपीओ हो चाहे वो मेन बोर्ड आईपीओ हो, उसमें कौन सी टेक्निक्स हमें अपनानी है, कौन सी गलतियां हैं जिस पे नजर रखनी है और वो नहीं दोहरानी है, जिससे कि हमारे आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस ब्राइट हो जाएं। तो आइए उन पॉइंट्स पे नजर डालते हैं। चाहे आप एचएनआई कैटेगरी में हो चाहे आप रिटेल कैटेगरी में हो, डू नॉट अप्लाई विद वन पैन कार्ड इन डिफरेंट डीमैट अकाउंट्स। दोस्तों अक्सर क्या होता है कि आपने एक डीमैट अकाउंट आईसीआईसीआई डायरेक्ट में खुलवा रखा है, एक आपने अपस्टॉक्स में भी खुलवा रखा है, एक आपका डीमैट एंजल ब्रोकिंग में भी है और एक आपने जीरोधा में भी खुलवा रखा है। तो आप बनते हैं बहुत स्मार्ट कि मेरे पास तो 4 डीमैट अकाउंट हैं डिफरेंट कंपनीज में, तो क्यों ना मैं सभी जगह अप्लाई कर दूं, कहीं ना कहीं तो मेरा तुक्का भिड़ जाएगा, कहीं ना कहीं तो मेरी किस्मत साथ दे जाएगी। तो दोस्तों आपको बताता हूं कि ये ओवर स्मार्टनेस आपके लिए नुकसानदायक है, क्योंकि इन सभी डीमैट के अंदर दोस्तों पैन कार्ड तो एक ही लगा है और वो है आपका पैन कार्ड। तो जब आपका एक ही पैन कार्ड 4 डीमैट में लगा हुआ है, भले ही वो अलग अलग कंपनी है, तो पूरे चांसेस हैं कि चारों एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट हो जाएंगी। तो दोस्तों ये गलती कभी ना करना। अब सवाल उठता है कि हमें क्या करना चाहिए।
तो अब टेक्निक क्या अपनानी है? टेक्निक ये अपनानी है कि आप अपने स्पाउस या अपनी पत्नी के नाम से एक डीमैट खुलवा लीजिए, एक और डीमैट आप अपने भाई के नाम से खुलवा सकते हैं, अपने पेरेंट्स के नाम से, अपने ब्रदर के नाम से, अपनी सिस्टर के नाम से, अपने बच्चों के नाम से। तो आप अपने घर के अंदर ढेर सारे डीमैट्स अकाउंट होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर सबके पैन कार्ड यूनिक हैं, डिफरेंट हैं, और वहां से यदि आप अप्लाई करते हैं तो आपके चांसेस ब्राइट हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि दोस्तों, अगर आपके घर में 5 इंडिविजुअल के 5 डीमैट अकाउंट हैं और आपने 5 लॉट अप्लाई करनी है किसी आईपीओ में, तो एक एक लॉट आप अलग अलग डीमैट के थ्रू यदि अप्लाई करते हैं तो आपके अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी टेक्निक यह है कि कभी भी रिटेल और एचएनआई दोनों कैटेगरी में एक साथ अप्लाई ना करें एक आईपीओ में। या तो आप एचएनआई कैटेगरी में रहें और या फिर आप रिटेल कैटेगरी में रहें। यदि आप दोनों में एक साथ अप्लाई करेंगे तो पूरे चांसेस हैं कि आपकी दोनों एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएंगी। अगली टेक्निक है डू नॉट वेट फॉर द लास्ट डेट। आखिरी दिन के लिए इंतजार ना करें, डे 1 पे ही अप्लाई कर दें। हालांकि 3 दिन का टाइम या 4 दिन का टाइम आपको अक्सर मिलता है किसी आईपीओ में अप्लाई करने के लिए, तो आप आखिरी दिन के लिए वेट ना करें। 10 से 5 बजे के बीच में ही आईपीओ एप्लीकेशन का टाइम होता है, उसी के बीच में आप अप्लाई करें। ये ना सोचें कि शाम को आराम से घर बैठ के कर लूंगा, तो आप रह जाएंगे दोस्तों, आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ऐसा करने से, इन 2 बातों का ध्यान रखने से दोस्तों, आपके अलॉटमेंट के चांसेस 20% बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज, थर्ड पार्टी यूपीआई आईडी पेमेंट के लिए कभी भी इस्तेमाल ना करें। हम क्या करते हैं कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है तो मैंने अपनी वाइफ के बैंक अकाउंट की यूपीआई आईडी लगा दी आईपीओ में। हमेशा ध्यान रखें कि जिस नाम से डीमैट अकाउंट है, जिस डीमैट अकाउंट के अंदर जो बैंक आपका रजिस्टर्ड है, उसी बैंक की यूपीआई को यदि आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने के, आईपीओ अलॉट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और यदि आप अगर किसी और की थर्ड पार्टी अगर यूपीआई आईडी इस्तेमाल करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। डू नॉट यूज यूपीआई पेमेंट मोड फॉर एचएनआई कैटेगरी। जब आप एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करते हो किसी आईपीओ में, तो उसमें 2 लाख से ज्यादा की आपको पेमेंट देनी होती है, और यदि आप यूपीआई के थ्रू वो पेमेंट मोड यूज करते हो तो वो एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट हो सकती है, क्योंकि बहुत जगह यूपीआई पेमेंट गेटवे का जो ट्रांजैक्शन लिमिट है वो दोस्तों केवल 2 लाख रुपए की है। और एचएनआई कैटेगरी में दोस्तों आपको 2 लाख से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी होती है, तो इसलिए पूरे चांसेस हैं कि यूपीआई की लिमिट की वजह से आपकी आईपीओ की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। तो उसके लिए टेक्निक ये है कि आप इंटरनेट बैंकिंग को यूज करें जब भी आप एचएनआई कैटेगरी में आईपीओ को अप्लाई करें। सबसे लास्ट और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है किसी आईपीओ में अप्लाई करते वक्त, वो आती है कट ऑफ प्राइस। दोस्तों अक्सर क्या होता है कि किसी भी आईपीओ में एक प्राइस बैंड होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक आईपीओ है जिसका की प्राइस बैंड 100 से 110 रुपए है। अब आपके पास एक चॉइस है, आपने कहा कि भाई मैं 110 रुपए का प्राइस नहीं दे सकता या मैं नहीं देना चाहता। आपको लगता है कि 110 रुपए का प्राइस, मैक्सिमम प्राइस बैंड जो है वो महंगा है, तो आपने क्या करा कि 105 रुपए से आईपीओ की एप्लीकेशन को सबमिट कर दिया, और जब आईपीओ लिस्ट हुआ तो उसका कट ऑफ प्राइस गया 109 रुपए या 110 रुपए। तो जो आपको आईपीओ मिलने के चांसेस थे वो खत्म हो गए, क्योंकि आपने तो 105 रुपए में मांगा और वो लिस्ट हुआ है 109 रुपए पे या 110 रुपए पे। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप आईपीओ में अप्लाई करें तो उसको कट ऑफ प्राइस पे ही अप्लाई करें, क्योंकि वहां पे आप इस बात से एग्री करते हो कि 100 और 110 के बीच में जो भी प्राइस होगा मैं उस पर एग्री करता हूं, मुझे वो मंजूर है। अब वो चाहे 105 में लिस्ट हो, चाहे 110 में हो, चाहे 109 में हो, और आपके चांसेस वहां पे बढ़ जाते हैं। पर यहां मैं आपको दोस्तों बता दूं कि एचएनआई कैटेगरी के अंदर आपको प्राइस चूज करने की कोई इजाजत नहीं है। बाय डिफॉल्ट एचएनआई कैटेगरी के अंदर कट ऑफ प्राइस ही लागू होता है। तो दोस्तों ये थी कुछ कॉमन मिस्टेक्स जिसकी वजह से आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं होता है। पर दोस्तों अगर इस वीडियो में दी गई टिप्स एंड टेक्निक्स को ध्यान में रखते हो, जिन गलतियों को इस वीडियो में डिस्कस किया गया है, अगर उनको नहीं दोहराते हो, तो आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस आपके काफी ब्राइट हो जाते हैं। ज्यादातर आईपीओ में अलॉटमेंट इसलिए नहीं होता क्योंकि मैक्सिमम एप्लीकेशंस हमारी गलतियों की वजह से रिजेक्ट हो जाती हैं, और हम ब्लेम करते हैं कि यार आईपीओ के मामले में हमारी किस्मत तो बहुत ही खराब है। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों उम्मीद है
कि आप आईपीओ में अप्लाई करते वक्त अपनी किस्मत को दोबारा ब्लेम नहीं करोगे। कमेंट करके बताएं कि क्या आप इस तरीके की गलतियां तो नहीं कर रहे थे अपने आईपीओ में अप्लाई करते वक्त। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें। तो जल्दी मिलते हैं अगली ही ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, हैप्पी इन्वेस्टिंग।